आपने अक्सर जब मिडिल ईस्टर्न रीजन के अंदर आतंकवादियों के ऊपर न्यूज़ कवरेज देखी होगी तो आपने इस गाड़ी को भी ज़रूर देखा होगा। और अगर ऐसा है तो आपके दिमाग में ये आया होगा कि ये जो टेररिस्ट्स हैं ये टोयोटा की दशकों पुरानी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा पुरानी शेप की दिखाई देती हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये गाड़ी है टोयोटा लैंड क्रूजर 70 सीरीज, जो कि टोयोटा द्वारा 1984 में लॉन्च करी गई थी। लेकिन ये जो गाड़ियाँ आप इन लोगों के पास देख रहे हो ना, ये ज़रूरी नहीं है कि ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पुरानी हो, क्योंकि टोयोटा आज भी यानी कि 2023 के अंदर भी इन गाड़ियों को सिमिलरली वैसे ही बना रहे हैं जैसे वो 80s और 90s में बनाया करते थे। और सिर्फ लुक्स ही नहीं बल्कि इनके सस्पेंशन से लेकर इंजन भी आपको 90 के दशक की याद दिलाते हैं। और इसीलिए इन गाड़ियों की राइड, हैंडलिंग और ड्राइव क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा टेरिबल मानी जाती है। तो सवाल ये उठता है कि टोयोटा इस तरह की गाड़ी आज के डेट में क्यों बना रहा है। तो बॉस, टोयोटा ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो पर्टिकुलर गाड़ी है ना, ये इतनी ज़्यादा रिलायबल और डिपेंडेबल है कि इवन टोयोटा के आर्सेनल में बाकी जो गाड़ियाँ आती हैं वो भी इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं है। और इसीलिए इस गाड़ी को आतंकवादियों से लेकर यूनाइटेड नेशंस सभी अपनी फ्लीट्स के अंदर रखते हैं। लेकिन ये लोग इन गाड़ियों से करते क्या हैं? चलिए आज हम इस वीडियो में यही जानते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों ये गाड़ियां आज तक भी ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा रेलिवेंट है और लिटरली सालों की वेटिंग चल रही है इन गाड़ियों पर। आज इस वीडियो में इन सभी मुद्दों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि आप में सिर्फ 25% ही लोग ऐसे हैं जो हमें सब्सक्राइब करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यार, ये टोयोटा की लैंड क्रूजर है ना, इसकी ना जाने कितनी ही सीरीज आ चुकी है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जब एक सीरीज खत्म हुई हो तभी दूसरी चालू हुई हो, क्योंकि कई लैंड क्रूजर्स ऐसी होती हैं जो पिछले मॉडल्स की डायरेक्ट सक्सेसर नहीं होती हैं। जैसे कि आज की डेट में भी अगर हम देखें तो दुनिया में 3 तरीके की लैंड क्रूजर्स अवेलेबल हैं। एक है लैंड क्रूजर 300, जो कि लैंड क्रूजर सीरीज में अल्टीमेट बॉस है। फिर आती है लैंड क्रूजर 250, जिसे कई मार्केट के अंदर प्राडो भी बोला जाता है, जैसे इंडिया में भी बोला जाता था। और एक है 70 सीरीज, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और ये जो पर्टिकुलर 70 सीरीज है ना, ये 1984 से बिल्कुल वैसी ही बिकती आ रही है, बस इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर देती है टोयोटा। मतलब अभी भी इसमें 80s और 90s वाली फील आती है। जबकि ये जो 300 और 250 लैंड क्रूजर्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा लग्जरी गाड़ियाँ बन चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा कैपेबल भी हैं ऑफ रोडिंग के मामले में। तो आप समझ गए होंगे कि दुनिया के अंदर बहुत सारी टोयोटा लैंड क्रूजर्स हैं अलग अलग तरीके की। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ कैसे, तो पहले उसी को समझ लेते हैं। तो ये जो टोयोटा लैंड क्रूजर की पहली प्रॉपर सीरीज थी, ये आई थी 20 सीरीज के नाम से, और ये आई थी 1955 में। फिर टोयोटा ने इस गाड़ी को अपग्रेड कर दिया 40 सीरीज के अंदर। लेकिन ये जो 40 सीरीज थी ना, इसको टोयोटा ने बंद नहीं करा और वो लेकर आ गए 50 सीरीज, जो कि 40 सीरीज से बहुत ही ज़्यादा अलग दिखती थी और एक वैगन स्टाइल वाली एसयूवी थी। मतलब एक बड़ी और लग्जरी टाइप की एसयूवी थी और बहुत सारे लोग उसमें आराम से बैठ सकते थे। और इसी तरीके से ये दोनों ही गाड़ी यानी कि 40 और 50 सीरीज पूरी दुनिया के अंदर पैरेलली बिकती रही। लेकिन ये जो 50 सीरीज थी ना, इसी सीरीज को कंटिन्यू करा टोयोटा ने, और 50 सीरीज के बाद लेकर आए J60 यानी कि 60 सीरीज की लैंड क्रूजर। फिर उसके बाद आई 80 सीरीज, फिर आई 100, उसके बाद आई 200, और अब सीधा मिलती है 300 सीरीज की गाड़ियाँ लैंड क्रूजर की, जो मतलब लेटेस्ट हैं अभी। अच्छा, अभी जब मैंने लैंड क्रूजर्स की सीरीज के बारे में बताया तब आपने शायद ध्यान दिया हो कि मैंने 50 और 60 के बाद सीधा 80 के बारे में बताया और मैंने 70 सीरीज को स्किप कर दिया था। और वो मैंने इसलिए कहा है क्योंकि 40 सीरीज जो थी, जो कि 50 सीरीज के पैरेलल चल रही थी, उसकी जगह पे सीधा 1984 के अंदर टोयोटा 70 सीरीज को लेकर आ गए थे। और अगर आपने ध्यान दिया हो कि ये जो 50 सीरीज की गाड़ी है, जो कि बाद में चल के 300 सीरीज बन चुकी है, वो आज की डेट में एक बहुत ही ज़्यादा लग्जरी गाड़ी है और काफ़ी ज़्यादा कैपेबल ऑफ रोडर भी है। लेकिन देखने में ये भी मिला कि जैसे जैसे इन गाड़ियों की सीरीज़ बढ़ी है, ये गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा महंगी होती चली गई हैं और आम आदमी की पहुँच से बहुत ज़्यादा बाहर होती चली गई हैं। और इसीलिए 40 सीरीज़ के बाद टोयोटा ने सीधा 70 सीरीज़ निकाली थी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कैपेबल ऑफ रोडर थी, लेकिन अंदर आपको कोई भी फ्रिल्स नहीं मिलते थे जो कि एक मॉडर्न गाड़ी के अंदर मिलते हैं। और इसकी मदद से इस गाड़ी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम रखने में मदद मिलती थी। और इसीलिए कई ऐसे डेवलपिंग नेशंस में जहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक टेरेन्स होती हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्श वेदर होता है, वहाँ पर ये गाड़ी एक वर्क हॉर्स बन गई। और इसीलिए ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन मिडिल ईस्ट और साउथ अमेरिका इनकी सबसे बड़ी मार्केट नहीं है, क्योंकि वो है ऑस्ट्रेलिया। और अगर स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो इस गाड़ी की डिमांड वहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर 4 साल की वेटिंग चल रही है इस गाड़ी के लिए। तो ऐसा क्यों है बॉस? वेल, सिंपली बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी एंड कैपेबिलिटीज़। सी, ऑस्ट्रेलिया दुनिया की 6th लार्जेस्ट कंट्री है एंड अनलाइक अदर बिग कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आबादी बहुत ही ज़्यादा कम है इसके साइज़ के मुकाबले, और इतनी कम है कि दुनिया की लेस डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज में ये नीचे से 4थे नंबर पर आता है। अब इससे होता यह है कि शहरों से बाहर रहने वाले जो लोग होते हैं ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उनको दूर दूर गाड़ी चलाकर ट्रैवल करना पड़ता है अपनी छोटी से छोटी नीड के लिए। और इसमें भी जो सबसे खतरनाक है वो है ऑस्ट्रेलियन आउटबैक्स, क्योंकि ये लार्जली खाली ही होते हैं और कई सिचुएशंस के अंदर लोगों को हज़ारों किलोमीटर लंबा ट्रैवल करना पड़ता है, वो भी पेव्ड एंड अनपेव्ड रास्तों पर। और इसके लिए आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए होती है जो कि ऑफ रोडिंग तो कर ही सके, लेकिन उससे भी ज़्यादा डिपेंडेबल हो।
अब अगर हम सिर्फ ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो मित्सुबिशी, फोर्ड और लैंड रोवर जैसे ब्रांड्स कई बेहतरीन एसयूवीज बनाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑफ-रोड कर सकती हैं और काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस भी होती हैं। लेकिन कोई भी टोयोटा की 70 सीरीज़ जितनी डिपेंडेबल नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अपने प्राइस टैग और ब्रांड वैल्यू को जस्टिफाई करने के लिए ये गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस वाले इंजन्स के साथ आती हैं, हाई क्वालिटी इंटीरियर्स मिलते हैं इनके अंदर, हाई टेक फीचर्स मिलते हैं और सीट से लेकर टेल गेट तक इनकी हर एक चीज़ मोटर ऑपरेटेड होती है ना। इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिपेंडेबिलिटी, बैटरी, स्मूथ सस्पेंशंस और फीचर वगैरह की वजह से ये जो ऑफ रोडिंग गाड़ियाँ हैं ये आपके लिए शहरों के अंदर और हॉबी ऑफ रोडिंग के अंदर तो आपकी ज़िंदगी आसान कर देगी, लेकिन असली मिडिल ऑफ नोवेयर के अंदर आपका जीना भी हराम कर सकती है, क्योंकि जिस गाड़ी के अंदर जितने ज़्यादा फीचर्स होते हैं उसके उतने ही ज़्यादा फेल होने के चांसेस भी होते हैं। और इसीलिए लैंड रोवर्स टोयोटा की गाड़ियों से तो बहुत ज़्यादा ऑफ रोड कैपेबल होती हैं, लेकिन इस बात के बावजूद भी वो रिलायबिलिटी लिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा नीचे पाई जाती हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दीज कार्स आर कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर्स, चाहे फिर वो उनके सस्पेंशन हो या फिर इंजन। और इसीलिए जब आपको एक मिडल ऑफ नोवेयर जाना है, ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर आप स्टक हो सकते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हाईली एडवांस ऑफ रोडर नहीं चाहिए, बल्कि एक बेसिक मैकेनिकल गाड़ी चाहिए जो ऑफ रोड तो कर सके लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेबल हो। और यहीं पर आती है लैंड क्रूजर 70 सीरीज़। अब जैसे मैंने पहले बताया कि 1984 से टोयोटा इस गाड़ी को बिल्कुल वैसे ही बना रही है, तो इस बात से मेरा मतलब ये था कि जो इस गाड़ी की पूरी आइडियोलॉजी है, मतलब जो जिस टाइप का इंजन होना चाहिए इसके अंदर या जिस टाइप का आर्किटेक्चर इस गाड़ी के अंदर होना चाहिए, वो बिल्कुल उसी आइडियोलॉजी पर है और दिखती तो वैसी सी ही है, आप सब देख ही पा रहे होगे इसको। और इसीलिए ये गाड़ी बिल्कुल ही बेसिक है। इसके इंटीरियर्स इंडिया में मिलने वाले ट्रक से भी ज़्यादा प्लेन दिखाई देते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर 90s में मिलने वाले बेसिक क्रीचर कंफर्ट ही मिलते हैं, बस एसी वगैरह मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, बस बहुत है। और इन्हीं वजहों की वजह से इस गाड़ी के ख़राब होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि भाई ख़राब होने वाली चीज़ें ही नहीं है इसके अंदर। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं, अगर मैं मैकेनिकल पार्ट्स की भी बात करूँ इसके अंदर, तो इसके अंदर जो सस्पेंशन है वो लीफ स्प्रिंग वाले मिलते हैं। और आप सब जानते ही हैं जो लीफ स्प्रिंग वाले सस्पेंशन होते हैं उनकी राइड क्वालिटी कोई खास नहीं होती और इसकी भी काफ़ी ख़राब बताई जाती है, लेकिन अगेन डिपेंडेबल स्टफ है काफ़ी ज़्यादा। पर जो सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल चीज़ है इस गाड़ी के अंदर वो है इसका इंजन। एक्चुअली इस गाड़ी की पूरी जर्नी के अंदर टोयोटा ने इस गाड़ी के अंदर कई तरीके के इंजन डाले हैं, फिर वो चाहे पेट्रोल हो या फिर डीजल। लेकिन जो करंटली ऑस्ट्रेलिया के अंदर LC70 मिल रही है उसके अंदर एक 4.5 लीटर का V8 इंजन आता है जो कि सिर्फ 202 हॉर्स पावर बनाता है और 430 Nm का टॉर्क। अब आप सोचोगे यार इतनी पावर तो कोई 2 लीटर का इंजन भी निकाल देता है डीजल वाला, तो इसके अंदर इतना बड़ा हाथी जैसा V8 इंजन डालने की जरूरत ही क्या थी टोयोटा को। तो एक्चुअली बॉस इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है, और वो ये है कि अगर आप बड़े इंजन से कम पावर निकालते हो तो आपका जो इंजन है वो कम स्ट्रेस पर ऑपरेट करता है लगातार, और जब आप लगातार हाई स्पीड्स पर चलते हैं तो इसकी RPM भी कम रहती है, यानी कि ज़्यादातर ऐसे इंजन्स बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं और इनके रिलैक्स रहने से इनकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा कमाल की हो जाती है। एंड एक्चुअली टोयोटा अपनी गाड़ियों में ज़्यादातर ऐसा ही करते हैं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर कुछ ज़्यादा ही कर दिया। पर अगर आपको लग रहा हो कि ये अल्टीमेट इंजन है टोयोटा का रिलायबिलिटी के मामले में, तो आप शायद गलत हैं, क्योंकि उन्होंने एक डीजल इंजन ऐसा भी बनाया था जो इससे भी ज़्यादा बुलेट प्रूफ है। और वो ऐसा इसलिए कर पाए थे क्योंकि उन्होंने उस इंजन के अंदर से टर्बो ही निकाल दिया। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ टोयोटा 1HG इंजन की, जो कि एक 4.2 लीटर 6 सिलेंडर इंजन है, स्ट्रेट 6 इंजन यानी कि। और इस इंजन में से सिर्फ 128 हॉर्स पावर मिलती है और 285 Nm का टॉर्क। सोचिए 4.2 लीटर का इंजन सिर्फ 128 हॉर्स पावर निकाल रहा है, कितनी कम है ना। लेकिन इसके फ्लिप साइड पे आपको क्या मिलता है, एक हद से ज़्यादा रिलायबल इंजन, क्योंकि टोयोटा ने इसके अंदर से टर्बो निकाल दिया तो एक बहुत बड़ा मूविंग पार्ट कम हो गया, और इसके अंदर नंबर ऑफ सिलेंडर्स भी कम है, इसीलिए गाड़ी के अंदर मूविंग पार्ट और भी ज़्यादा कम हो गए, और इसीलिए इंजन बहुत ही ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया में नज़र घुमा के देखोगे तो आज की डेट में आपको बिना टर्बो वाला डीजल इंजन कहीं और देखने को नहीं मिलेगा एक्सेप्ट टोयोटा। और सबसे कमाल की बात जो है ना वो ये है कि ये जो इंजन है ना वो अभी भी 70 सीरीज़ के अंदर मिलता है, पर ये जो पर्टिकुलर 70 सीरीज़ है ना ये आम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि वैसे भी कोई आम आदमी इतनी ज़्यादा अंडर पावर्ड और रूडामेंट्री गाड़ी को नहीं लेना चाहेगा। तो भाई ये गाड़ी है किसके लिए? तो बॉस मैं बता दूं, ये गाड़ी है UN के लिए, यानी कि यूनाइटेड नेशंस। UN की फ्लीट में सारी की सारी गाड़ियां टोयोटा की ही हैं, फिर वो चाहे सेडान हो या फिर हाइलक्स जैसे पिकअप्स। लेकिन सबसे ज़्यादा इनके पास है LC70, क्योंकि ये गाड़ी जितनी मार झेल सकती है ना उतनी कोई और गाड़ी झेल ही नहीं सकती। और इसीलिए UN 70 सीरीज़ को अफ्रीका के अंदर और वॉर टाउन एरियाज़ के अंदर मदद पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इन्हें SUVs या पिकअप ट्रक्स के तौर पर यूज़ किया जाता है US पर्सनल्स को और पीस कीपिंग फोर्सेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। और इनका जो ट्रूप कैरियर वाला वेरिएंट होता है उसे एम्बुलेंस की तरीके से भी यूज़ किया जाता है। और जो 70 सीरीज़ के पिकअप होते हैं ना वो तो दूर दराज के अफ्रीकन विलेजेस से लेकर सीरिया के वॉर टाउन इलाकों तक एसेंशियल सामान ले जाते हुए दिख जाएंगे। लेकिन ये गाड़ियाँ सिर्फ वॉर टाउन इलाकों में ही मदद नहीं पहुँचाती हैं, बल्कि खुद भी वॉर लड़ने के काम ली जाती हैं। और आपको शायद ना पता हो, लेकिन लिटरली एक पूरी की पूरी जंग का नाम ही द ग्रेट टोयोटा वॉर है।
ये लड़ाई लड़ी गई थी दिसंबर 1986 से सितंबर 1987 के बीच में, यानी कि 1 साल के लगभग। और ये हुई थी चैड और लीबिया के बीच में, जो कि दोनों की दोनों सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज हैं। और इस जंग का नाम द ग्रेट टोयोटा वॉर इसलिए पड़ा था क्योंकि जो चैड आर्मी थी उसके पास उस टाइम मिलने वाले हाइलक्स और 70 सीरीज के पिकअप ट्रक्स थे, और सिर्फ उन्हीं की मदद से उन्होंने लीबियन आर्मी के 7,500 सोल्जर्स को ढेर कर दिया था और उनके लगभग $1.5 बिलियन के इक्विपमेंट्स को तबाह कर दिया था। और खुद चैड आर्मी के सिर्फ 1,000 सोल्जर्स ही मारे गए थे, और ये सारा कमाल उन्होंने सिर्फ टोयोटा के पिकअप ट्रक्स के ऊपर करके दिखाया था। खैर, ये बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन आज भी अगर हम देखें तो टोयोटा के पिकअप्स को लड़ाई लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पर इन्हें आर्मीज इस्तेमाल नहीं कर रही हैं आजकल, बल्कि आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। और वो लिटरली इन गाड़ियों को टैंक बनाकर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में इस्तेमाल करते हैं, और आपने भी ऐसी कई वीडियोस को देखा होगा। और एक ऐसा ही किस्सा जुड़ा है आईसिस से। जब आईसिस ने अपनी प्रोपेगेंडा वीडियो डालनी चालू करी थी तो उनकी हर एक वीडियो के अंदर बस 2 ही गाड़ियां दिखाई दे रही थी, एक थी हाइलक्स और दूसरी थी 70 सीरीज के पिकअप्स। और इतनी सारी सिर्फ टोयोटा की गाड़ियां देखकर अमेरिका के ऑफिशियल्स ने टोयोटा वालों से पूछा कि भाई तुम्हारी ही सिर्फ गाड़ियां क्यों दिख रही हैं इन लोगों के पास, बाकी ब्रांड्स की क्यों नहीं है। तो ऑब्वियसली इसके जवाब में टोयोटा ने यह बोला कि उन्हें नहीं पता कि टेररिस्ट के पास उनकी गाड़ियां कैसे पहुंची हैं या उन्होंने कैसे प्रोक्योर कराया इनको, क्योंकि जब एक बार फर्स्ट ओनर के पास से गाड़ी निकल जाती है या फिर चोरी हो जाती है तो फिर हमारे पास उस पर्टिकुलर गाड़ी का रिकॉर्ड नहीं रहता है। और आईसिस के केस में भी यही माना जा रहा था कि हो सकता है कि इन लोगों ने इन गाड़ियों को चुराया हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से 2014-15 में 800 ट्रक्स गायब हुए थे टोयोटा के। और एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ऐसा आईसिस ने ही करवाया था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इन आतंकवादियों ने इन ट्रक्स को खरीदा हो, क्योंकि ये जो ट्रक्स हैं ये बहुत टाइम से मिडिल ईस्टर्न मार्केट्स में अवेलेबल थे, और खासकर ये जो हाइलक्स है ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता था। और ये हो सकता है कि जो डीलर्स हैं उन्होंने अनऑथराइज तरीके से इन गाड़ियों को आईसिस के आतंकवादियों को बेच दिया हो। खैर, आतंकवादियों ने इन गाड़ियों को कैसे भी प्रिक्योर करा हो, लेकिन एक बात तो क्लियर है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टोयोटा की गाड़ियाँ ली थी। और इसके पीछे सिर्फ एक और एक रीज़न हो सकता है, और वो है इन गाड़ियों की डिपेंडेबिलिटी। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसी ही और गाड़ियों को भी कवर करना चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल विद द बेल आइकन। बेल आइकन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में इस ट्रक के बारे में अपने विचार ज़रूर छोड़िए। थैंक यू।